भारत को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तब से वे भारत को किस तरह से संचालित करें कि वह भारत का ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शोषण कर सके। यही उनका लक्ष्य रहता था और इसमें एक था भूमि व्यवस्था, क्योंकि उस समय राजस्व का एक सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जिसे अंग्रेज किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वे भारत में कई तरह की भूमि व्यवस्था बनाए, जिसमें तीन प्रमुख थी। पहला जमींदारी व्यवस्था, दूसरा महलवाड़ी व्यवस्था और तीसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। आज हम इसके एक व्यवस्था भूमि व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था पर चर्चा करेंगे कि यह जमींदारी व्यवस्था क्या थी, इसके और क्या क्या नाम थे, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ था, इसमें भूमि का मालिक किसे माना गया, जमींदारों को कितना कमीशन मिलता था, यह एक सूर्यास्त कानून क्या था, इसके लाभ और इसके दोष क्या थे, और बाद में इस व्यवस्था का अंतिम परिणाम क्या हुआ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज तलाशने की कोशिश करेंगे। जमींदारी व्यवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें हम जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, बीसवेदारी प्रथा, अस्थाई बंदोबस्त का नाम ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे इसका लोकप्रिय नाम है वह जमींदारी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त है। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि 1757 के प्लासी युद्ध के बाद जब भारत में अंग्रेजों ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली, तो वे वारेन हेस्टिंग्स को अपना पहला बंगाल का गवर्नर बनाया तथा उसने एक भूमि व्यवस्था बनाई जो 5 वर्ष के लिए ठेकेदारी पर दी, जिसे पंचवर्षीय बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। लेकिन ठेकेदारों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी झोली भरने की कोशिश की, जिसके कारण ये व्यवस्था फ्लॉप कर गई। बाद में 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया। उसने जेम्स ग्रांट एवं सर जॉन शोर अपने 2 अधिकारियों से विचार विमर्श किया और इसके आधार पर उसने एक नई भूमि व्यवस्था बनाई, जिसमें लगान वसूलने का अधिकार उस समय के ताकतवर व्यक्तियों को, जो जमींदार कहे गए, उन्हें दिया गया। इसलिए इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। बाद में यह व्यवस्था अस्थाई कर दिया गया, इसलिए इसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू कर दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू की गई। इसमें नियम था कि लगान का जो निश्चित भाग है उसका 10/11 भाग अंग्रेजों को दिया जाएगा और वहीं पर 1/11 भाग जमींदारों को लगान वसूलने के एवज में दिया जाएगा। इसी समय एक सूर्यास्त कानून प्रचलित था। इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर दें। यह सूर्यास्त कानून क्या था कि उसमें एक निश्चित तारीख दी गई थी, जिस दिन सूर्य डूबने से पहले जमींदारों द्वारा निश्चित धनराशि यदि राजकोष में जमा नहीं की गई तो उसे जागीर के अधिकार से मुक्त कर दिया जाता था और यह जागीर दूसरे को प्रदान कर दी जाती थी। इसी को सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, अर्थात क्यों जमींदारी व्यवस्था लागू की गई, इसका क्या कारण था। इसके कई कारण थे। अगर मैं कारणों में बात करूं तो पहला कारण था निश्चित तथा अस्थायी आय। अब अंग्रेजों को एक निश्चित तथा परमानेंट इनकम प्राप्त होने लगी। अब उनको ये पता था कि यहाँ से इतना जमींदार पैसा देगा, इस जमींदार इतना पैसा देगा। अब उनके पास एक परमानेंट इनकम आने लगी। अगर दूसरे कारण की बात करें तो ये जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार रहते थे, क्योंकि जमींदार उनसे लाभ लेते थे। इसलिए जब भी कोई बात होती थी तो ये अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी दिखाते थे। अगर मैं 1857 के विद्रोह की बात
करूं तो यही जमींदार उनके प्रति वफादार भी थे। वहीं पर अगले कारण की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास योग्य कर्मचारियों की कमी थी जो लगान से संबंधित बातों को समझ सके। ऐसे में उनको जमींदार के रूप में ऐसे व्यक्ति प्राप्त हो गए। अब यह प्रश्न उठता है कि जमींदारी व्यवस्था से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। तो अभी हमने जो कारण बताया था कि जिस उद्देश्य से उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया था वही उनका लाभ था, अर्थात उनको अब निश्चित तथा स्थायी इनकम प्राप्त होने लगी और वफादार अब जमींदार उनको प्राप्त हो गए। प्रशासनिक बोझ में कमी आ गई और जैसा मैंने अभी बताया था कि 1857 के विद्रोह एवं उसके बाद में विद्रोह जितने हुए उसमें यही जमींदार अंग्रेजों के सामने दीवार बनकर खड़े रहे। अब हम जमींदारी व्यवस्था की कमियों की चर्चा करते हैं। अगर मैं कमियों की बात करूं तो पहले कमी में हम बात कर सकते हैं कि सरकार का किसान से कोई सीधा संपर्क नहीं रह गया और सरकार अब किसानों के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो गई थी। वहीं पर अगर दूसरे कमी की बात करें तो जमींदार अब किसानों का आर्थिक शोषण करने लगे थे क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान वह लगान वसूलने में रखते थे, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल सकें। वहीं पर तीसरी कमी की बात करें तो कृषि उत्पादकता में कमी आई क्योंकि कृषि के विकास के लिए, उनके सिंचाई के प्रबंध के लिए, उन्नत किस्म के बीज के लिए, इन सब के लिए जमींदार कोई काम नहीं करते थे। केवल उनका पूरा उद्देश्य पैसा कमाना था, ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना था। इसलिए धीरे धीरे कृषि की उत्पादकता में कमी आने लगी और किसान गरीब से गरीब होते गए। वहीं पर अगली बात करें तो सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई। इसके बारे में अगर आपसे कहें तो जो बड़े जमींदार थे वो अपने नीचे भी छोटे छोटे जमींदारों को रखने लगे और इस तरह से जो ये शोषण था वो और बढ़ता गया और समाज में कुछ ताकतवर लोग विकसित होते गए और किसान और गरीब होता गया। इसलिए जो समाज में पहले समानता का भाव था वह अब और बढ़ गया। अब अमीर और गरीब की खाई और बढ़ गई और इन सभी अगर कमियों का प्रभाव की बात करें तो इन कमियों के सभी कमियों का खामियाजा अंग्रेजों ने भुगता। धीरे धीरे जनता इनके विरोध में आ गई और इनके विरुद्ध गाहे बगाहे अब विद्रोह करना शुरू कर दी। अभी तक हमने जमींदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा की। जमींदारी व्यवस्था के अन्य क्या नाम थे, जमींदारी व्यवस्था किसने लागू किया, ब्रिटिश भारत के कितने भूभाग पर लागू हुआ, ब्रिटिश भारत के कितनी भूमि पर लागू हुआ और कितना कमीशन के रूप में जमींदारों को मिलता था, कितना अंग्रेज़ों को मिलता था, सूर्यास्त कानून क्या था, इन सभी के बारे में हमने आपसे बात की। अगर इन सभी का लबो-लुबाब देखें तो ये जो व्यवस्था थी इस तरह से किसानों का शोषण कर रही थी, लेकिन जब तक अंग्रेज भारत में रहे तब तक ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारी भारत सरकार ने 1950 में एक जमींदारी उन्मूलन अधिनियम चलाया और इस अधिनियम के द्वारा यह जमींदारी व्यवस्था पूरी तरह से भारत में समाप्त हो गई। तो अब जमींदारी व्यवस्था भारत में कहीं लागू नहीं है। तो निश्चित है आप जमींदारी व्यवस्था के बारे में अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।